एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। विवेकानंद जी का विचारों का प्रभाव काफी रहा मुझको, अभी भी शायद वो रहता होगा। स्वामी विवेकानंद जी की कुछ ऐसी टीचिंग्स ने लोगों को जीरो से लेकर टॉप तक पहुंचा दिया। अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है तो आई एम श्योर आपको HubSpot के बारे में जरूर पता होगा। HubSpot एक मार्केटिंग CRM सॉफ्टवेयर की कंपनी है। 18 साल से HubSpot ने सिर्फ एक ही आइडिया पे फोकस किया है, वो है इनबाउंड मार्केटिंग। Inbound selling is really around transforming sales to align with the modern buyer. Inbound marketing. Create an inbound marketing strategy to grow your business. HubSpot की सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है? जी को यूज करके एक कंपनी जो 2005 में शुरू होती है दो लोगों द्वारा, मिस्टर धर्मेश शाह और ब्रायन हेलिगन। 2005 से 2013 लगभग हो जाते हैं 18 साल। 2013 में कंपनी का टर्नओवर $2 बिलियन है, यानी कि इंडियन रुपीस में 16,000 करोड़। 672 इस रैंक पे है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में। इतनी बड़ी सक्सेस इस कंपनी ने हासिल कर दी। इसकी जो सेल्स स्ट्रेटेजी है ये इस किताब में है। हम इस किताब को पढ़ के हमारे बिजनेस में कैसे स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करके सक्सेस पा सकते हैं। तो जानिए इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो ज्यादा यूजफुल उन लोगों को होने वाला है जिनके पास ऑलरेडी एक बिजनेस है जो कि ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, यानी कि सेल्स पर्सन हायर करने के बारे में सोच रहे हैं। बट अगर आप सोलोप्रेन्योर हो, आप सिर्फ एक ही जन हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, तो भी ये जो वीडियो है आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। भाई सेल्समैन को हम ढूंढेंगे कैसे? एक अच्छे सेल्स पर्सन को जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंपनी खुद ही अच्छे सेल्स पर्सन की तलाश में है कि बिना सेल्स के तो बिजनेस चलता नहीं है। ऑथर ने सेल्स पर्सन को ढूंढने के लिए 2 स्ट्रेटेजीज बताई। तो पहली स्ट्रेटेजी है लिंक्डइन पे सर्च करने के लिए आपको बस लिंक्डइन आपके प्रोफाइल है यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी सर्च कर रहा हूँ रियल एस्टेट एजेंट इन मुंबई। अभी आपको आपके इंडस्ट्री के हिसाब से आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा कि हाउ टू फाइंड एम्प्लॉयज ऑन लिंक्डइन, और आपकी इंडस्ट्री भी लिख लीजिए ताकि स्पेसिफिकली कोई वीडियो आपके एम्प्लॉय को सोर्स करने के लिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो तो पहला सजेशन यही रहेगा कि आप लिंक्डइन यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है फोर्स रेफरल स्ट्रैटेजी। जैसे आप अपने एम्प्लॉय को बोलते हो कि अगर वो रेफ़र करता है अपने जान पहचान वाला कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के सेल्स क्राइटेरिया में फिट बैठता है, तो आपको मिलेगा 30,000 रुपये। आपने एम्प्लॉय को कह दिया, ये हो गया फोर्स रेफरल टेक्निक। फॉर एग्जांपल आपका एक एम्प्लॉय है जो कि लिंक्डइन पे भी है, और इसके पास आजकल सभी लिंक्डइन पे होते हैं, और उसके पास 250 कनेक्शंस है लिंक्डइन में। स्टेप 1, आप अपने एम्प्लॉय को बोलो कि कल आपकी, अच्छा वो एम्प्लॉय भी 1 या 2 महीने एटलीस्ट आपके कंपनी में ऑलरेडी काम करना होना चाहिए। आप अपने एम्प्लॉय को बोलो कि कल 20 मिनट की एक मीटिंग है। स्टेप 2, आपको ये देखना है कि कल मीटिंग से पहले कि उस एम्प्लॉय के जो 250 कनेक्शंस है उसमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके क्राइटेरिया में एकदम फिट बैठ रहे। क्राइटेरिया क्या है मैं आगे बताऊंगा, बट हो सकता है वो दूसरी कंपनी में काम करते हो। मान लेते हैं कि 250 में से 18 से 20 ऐसे कैंडिडेट्स है जो कि उसके कनेक्शन में है। स्टेप 3 में जब मीटिंग होगी तो आपको आपके एम्प्लॉय को ये बोलना है कि आप इंट्रोड्यूस करवाओ। तो जब इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे ऑथर करते थे HubSpot के लिए, तो उस इंट्रोडक्शन में बहुत बार अच्छे सेल्स पर्सन को भाप लेते थे जो ऑथर है, जो कि सेल्स का ही काम देखते थे कंपनी का, और वहीं से हायर कर लेते थे अच्छे रेम्यूनरेशन पे। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि सेल्स पर्सन को हायर करने के बड़ा मेरा बिजनेस ग्रो करेगा? ऐसा ना हो कि सेल्स पर्सन की सैलरी मेरे पे भारी पड़ जाए। सिलेक्शन के लिए ऑथर ने 3 स्टेप अप्रोच बताई है। उस 3 स्टेप अप्रोच के अंदर अगर आपका एम्प्लॉई जो फ्यूचर एम्प्लॉई है वो बैठ जाता है, और प्लस वो ऐसा एम्प्लॉई है जिसने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए थे एज स्टार्टअप और फेल हो गया, तो सोने पे सुहागा है।
तो आपको 3 स्टेप अप्रोच। स्टेप नंबर 1, योर सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके बिजनेस में जो टॉप क्वालिटी होनी चाहिए सेल्स पर्सन में, वो हो सकती है अलग हो किसी और के बिजनेस से। अगर मैं कोई मोटिवेशनल कोर्स बेच रहा हूँ तो मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो एकदम एनर्जेटिक हो। और दूसरी ओर मैं जैसे कि सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, जो कि ऑथर हैं जो HubSpot कंपनी है, उसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव में है, जिसको क्लोजिंग स्किल के नाम से ऑथर ने बोला है। यानी कि कोचेबिलिटी और टीचिंग स्किल जो कि ऑथर ने फर्स्ट रैंक पे रखा है, क्योंकि HubSpot में अगर आप HubSpot में कल्चर ही नहीं है कि आप एक एग्रेसिव बिहेवियर करो, कोल्ड कॉलिंग करो, कोल्ड ईमेल करो, डोर टू डोर सेल्स, ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है। HubSpot एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि कैसे आप अपने कस्टमर को कोच कर सकते हो, उसको एजुकेट कर सकते हो। सो आपके बिजनेस में आपको देखना है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि टॉप पे होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसे कोई 10 कैरेक्टरिस्टिक्स या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लो। जैसे HubSpot में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर लेते हो कि मेरे को जो सेल्स पर्सन हायर करना है उसमें 1 नंबर की क्वालिटी ये होनी चाहिए, 2 नंबर पे ये होनी चाहिए। बट जब आप इंटरव्यू लोगे तो जो 1 नंबर वाली क्वालिटी है उसको आप 1 से 10 कैसे नंबर दोगे? आपको इंटरव्यू में क्या आप रोल प्ले करवाओगे या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछोगे? ये आपको पहले ही प्रिपेयर करना है। आपने समझो कोचेबिलिटी के लिए ये 4 क्वेश्चन आपने पहले से ही सोच के रखे कि इस पर्सन को अगर इस 4 क्वेश्चन के आंसर आएंगे तो इसको मैं 10 दूंगा, 2 के आएंगे तो 5 दूंगा और 1 का आएगा तो 1 दूंगा। क्योंकि कोचेबिलिटी यानी कि कोई एक्सपर्ट नॉलेज। पर्सनैलिटी स्किल, अगर आपने उसको फर्स्ट पे रखा है तो पर्सनैलिटी स्किल्स में आपने पहले डिसाइड कर दिया कि आने वाला सेल्स पर्सन ने अगर ऐसे कपड़े पहने होंगे तो मैं 10 दूंगा, ऐसे तो 5 और ऐसे 0। तो आपको इवेल्यूएट करना आना चाहिए, क्योंकि HubSpot इतनी बड़ी कंपनी है, तो इतनी बड़ी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा सेल्स पर्सन आते रहेंगे। तो इवेल्यूएशन में एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑथर ने इस बुक में लिखा है। तो हर एक सेल्स पर्सन आएगी, इंटरव्यू देंगे, आपके पास कोर्स अवेलेबल है, उस कोर्स के बेसिस पे आप उनको सिलेक्शन है या नहीं ये वो डिसाइड कर सकते हो। जैसे पास्ट एक्सपीरियंस भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिसका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है उसको आप कम नंबर दोगे, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा नंबर दोगे। तो ये सब इवेल्यूएशन मैट्रिक्स है। और तीसरा स्टेप है स्कोरिंग का, जो कि मैंने आपको दूसरे स्टेप में मिक्स बता दिया। तो ये सब स्ट्रैटेजी यूज़ करके आपने उसको अपने कंपनी में ले लिया सेल्स पर्सन को। तो पहले मैंने 2 स्ट्रैटेजी बताई थी जिससे कि आपने ढूंढा, लिंक्डइन से, रेफरल प्रोग्राम से। दूसरी स्ट्रैटेजी में मैंने ये बताया कि कैसे आप अपनी कंपनी में इंटरव्यू के हिसाब से लोगे। भाई सेल्समैन को इंटरव्यू में सिलेक्ट करने के बाद क्या भजिया टालेंगे साथ में, उसको ट्रेनिंग कैसे दूं? उसके लिए आपको सेल्स मेथोडोलॉजी सिस्टम समझना पड़ेगा और इस सिस्टम के अराउंड ही आपको एक ट्रेनिंग बनानी है। अब ट्रेनिंग हो सकता है फिजिकली करो या फिर एक वीडियो भी बना सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस ट्रेनिंग में क्या दिखाओगे, ट्रेनिंग किस चीज़ की होनी चाहिए। सेल्स मेथोडोलॉजी जो है, जो मैं बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी, ये आप कोई भी स्टैंडर्ड मत ले लेना इंडस्ट्री में या यूट्यूब से जाके या गूगल से जाके, ये आपको अपने इंडस्ट्री के हिसाब से बनानी है। इसमें 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला है द बायर्स जर्नी। अब बायर जब बाय करता है तो ऐसे ही नींद से उठ के तो बाय करना नहीं रहता, वो कुछ प्रोसेस है उसके बारे में। जैसे HubSpot का एग्जांपल लूँ, और ऑथर ने बुक में HubSpot के बारे में बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनी या छोटे मिड साइज बिजनेसेस या छोटे बिजनेसेस, इन लोगों के लिए है। अब ये बाय कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जो बिजनेस होता है वो प्रायोरिटी लेता है कि भाई हाँ, जैसे HubSpot का एग्जांपल हो तो ठीक है, हमें ऑनलाइन मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग करनी ज़रूरी है, तो एक प्रायोरिटी आती है उनको। अब प्रायोरिटी के बाद वो रिसर्च करते हैं कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर है कि भाई जो हमारा नीड सॉल्व कर सके। अब रिसर्च करने के बाद एक डेमो बुक होता है। डेमो बुक होने के बाद वो अपने जो डिसीजन मेकिंग जो कमिटी है उस कंपनी में उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद अप्रूवल होता है, अप्रूवल होने के बाद बाय करते हैं। तो ये पूरी बायर्स जर्नी हो गई
ऐसे ही आपकी इंडस्ट्री में अलग हो सकती है। अब इसी के ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है सेल्स का आपका प्रोसेस। अब जब पहली बार वो बायर जर्नी में आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा या आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो ये पहला हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि कस्टमर रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। अब कस्टमर का जब रिक्वेस्ट आया तो आपने कॉल कर दिया, जिसको कनेक्ट कहते हैं, और उसके बाद आप डिस्कवरी कॉल करोगे, जिसको फॉलोअप भी कहते हैं, और उसके बाद आप डेमो दिखाओगे। तो ये आपका सेल्स प्रोसेस हो गया। आपका सेल्स प्रोसेस आपको पहले कस्टमर्स की बायर जर्नी है उसमें ध्यान में रखते हुए आपको सेल्स प्रोसेस बनाना है कि कैसा रहेगा, कि पहले आप कस्टमर से कैसे फॉलोअप करोगे, फिर डेमो बुक होगा और फिर क्या होगा। तीसरी चीज़ जो है वो है आप क्वालिफाई कैसे करोगे। जैसे बेसिक 4 चीज़ें होती है क्वालिफिकेशन के लिए, जिसको बेंट भी कहते हैं। बी मतलब बजट। सबसे पहले उसका बजट है कि नहीं आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने का। ए से अथॉरिटी, क्या जिसने आपको इंक्वायरी दी है वो अथॉरिटी है कि नहीं। क्या पता वो एक इंटर्न हो कॉलेज का, उसने बस चेक करने के लिए आपके वेबसाइट में क्वेरी कर दी, तो वो तो अथॉरिटी है नहीं। तो जो अथॉरिटी है उसी को आप बेच सकते हो, नहीं तो आप इंटर्न को समझाते रह जाओगे, फिर पता चलेगा भाई इसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं। BAN, एन से होता है कि नीड, क्या इस कंपनी को सही में ज़रूरत है, और टी से टाइमिंग। क्या तो जैसे ये चारों चीज़ में आप ओके हो जाते हो कि चलो इसको नीड भी है और ये सही टाइम है, बजट भी है, अथॉरिटी है, तो आपको वो क्वालिफाइड लीड कह जाए कि पहले तो लीड आई, अब क्वालिफाइड लीड आई। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसका क्या बजट होना चाहिए और जो भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स है वो आपके बिजनेस के हिसाब से। तो जब ये 3 चीज़ें सेल्स मेथोडोलॉजी में 3 चीज़ें, बायर जर्नी, सेल्स प्रोसेस और क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स, ये 3 चीज़ें आप डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ये 50% हो गया सेल्स मेथोडोलॉजी, और 50% आपको कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना है। और HubSpot कंपनी में यही स्पेशल बात है कि सेल्स पर्सन से वो कंटेंट क्रिएट करवा दे, जैसे ब्लॉग लिखना हो गया, वीडियो बनाना हो गया, और जैसे कोयरा पे जो किसी की क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करना हो गया। ये सब जो इंगेजमेंट और कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है सेल्स पे इनके पास होता था। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी जो कंटेंट बनाता है उसके पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो के सामने मैं बोल रहा हूँ उसके पहले मैंने पूरी रिसर्च की है। तो रिसर्च करते वक्त उस प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा, और जब कस्टमर से बात करेगा सेल्स पर्सन, तब कस्टमर उसको देखेगा कि भाई इसको तो पूरी नॉलेज है। तो ये एक बेनिफिट हो गया एडवांटेज। तो इसलिए ऑथर जो कंपनी में जो सेल्स पर्सन है उनसे ब्लॉग और कंटेंट क्रिएशन काम कर रहा था। कुछ इस तरीके से होती थी इनकी वीकली ट्रेनिंग साइकिल। लेट्स अंडरस्टैंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी यानी कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, जिससे कि हमारा गोल अचीव हो जाए। सेल्स में इनपुट का मतलब होता है लीड, और आउटपुट का मतलब कैसे आपने कस्टमर को सेल्स कर दिया। लीड यानी कि जो इंक्वायरी होती है कस्टमर की, इसकी लीड कहते हैं। अभी आप ये लीड जनरेट कर सकते हो कॉल करके सीधा। आपका बिजनेस है, आपने स्टार्ट किया, जैसे मान के चलो आपके शुरुआत का नया बिजनेस है, पहला दिन हो आपका बिजनेस का, आपने 100 नंबर लिए, एक नंबर को आप कॉल कर रहे हो। कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग। नमस्ते संजय जी, मैं रिया हूँ। मेरी कंपनी आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ है। तुम लोग यह क्यों करते हो? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम आउटबाउंड मार्केटिंग इनबाउंड मार्केटिंग का अपोजिट है। इसका मतलब है ना आपकी जान ना पहचान, सीधा आपने कॉल किया, सीधा आपने ईमेल किया। ऐसे सामने वाला जो पर्सन है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कंपनी से। और इनबाउंड मार्केटिंग इसका टोटली अपोजिट है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे आउटबाउंड मार्केटिंग भी एक प्रोसेस है जिससे लीड जनरेट हो सकती है। हो सकता है आप 100 कॉल करो और 4-5 लोग हो जो आपको कहे कि चलो हमें ये चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट और सर्विस। ईमेल में भी हो सकता है, बट आपको 95% रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और उस रिजेक्शन के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि वो डिमोटिवेट हो जाता है सेल्स पर्सन। इनबाउंड मार्केटिंग जिसमें कस्टमर पहले आपको सिग्नल देता है और फिर आप कॉल करते हो, ये जानने के लिए कि ये क्वालिफाइड है कि नहीं।
कस्टमर आपको कैसे सिग्नल देगा? उसके लिए पहले आपको मार्केट में फ्री कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर किसी की क्वेरी को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे क्वेरा जैसा प्लेटफॉर्म ये सर्विसेज देता है। कंटेंट हो सकता है वीडियो, ऑडियो या रिटर्न। वीडियो यूट्यूब पे, रिटर्न हो सकता है लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी आपके ऑडियंस है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने वेबसाइट पे अपनी ई बुक अपलोड कर दी। ई बुक लिखना आजकल ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 40-50 पेज की भी ई बुक होती है आपके जो इंडस्ट्री है उसमें। जैसे ही आप ई बुक अपलोड करते हो आपके वेबसाइट पे, कोई डाउनलोड करता है तो डाउनलोड करने के बाद आप कॉल करते हो तो कुछ इस तरीके से एक कॉल रहेगा। नमस्ते जॉन, ये है HubSpot से मार्क। मैंने देखा कि आपने हमारी फेसबुक मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिस पर आधारित आई बुक डाउनलोड की है। मैंने आपकी कंपनी के फेसबुक पेज की जांच की और उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव है। मैं ये आपको अब ईमेल कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो चर्चा के लिए मुझसे कॉल करें। तो एग्जांपल लेते हैं कि आपके वेबसाइट में एक टूल है, जैसे आप लोन बेचते हो तो आपका EMI कैलकुलेटर है एग्जांपल, या फिर ऐसा कोई भी टूल है जिसमें कि कस्टमर को डाउनलोड करना होगा और उसके लिए ईमेल और फ़ोन नंबर देना होगा। तो उस टूल के डाउनलोड करने के बाद आपका कॉल अगर जाएगा तो कुछ ऐसा होगा। Hi, John. Mark at HubSpot. I actually ran that customer of ours in your industry through our Marketing Grader tool and compared their presence on social media to yours. They scored an 87. You scored a 54. I'm going to send you those reports now. It turns out there is a lot more opportunity outside of Facebook in the broader social media area for you. Call me if you want to walk through the report. ये लीड्स जनरेट होती है। अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग करोगे तो बहुत क्वालिटी लीड्स होने वाली है। अगर आप कोल्ड कॉलिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग करोगे तो लीड्स हो सकता है क्वालिटी ना हो। तो लीड से कस्टमर बनाने के बीच में कुछ स्टेजेस होते हैं जो कि आपने आपके बायर्स जर्नी में डिसाइड किए होंगे, पहले मैंने बताया था। तो वो स्टेजेस में जब आप एनालाइज करोगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उससे ही आप प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हो। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि आपको 1 साल में 1 करोड़ रुपए की सेल करनी है। आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 5,000 रुपये, मतलब आपको 2,000 कस्टमर को सेल करना पड़ेगा। और मान के चलता हूँ कि 5% आपका जो मैट्रिक्स है सेल्स का, आपको 40,000 क्वालिफाइड लीड चाहिए। जब 40,000 क्वालिफाइड लीड होगी, उसमें से मैं मान के चलता 5% आप कन्वर्ट करते हो तो आपके 2,000 कस्टमर हो गए। अभी ये बहुत ही वेग है कैलकुलेट करना प्रोडक्टिविटी, लेकिन इसी को हम आपकी बायर जर्नी क्या थी, आपने पहले वो इनिशियल कॉल और डेमो कॉल, इसको हम रख लेते हैं आपको लीड से क्वालिफाइड लीड जनरेट करना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया कि कैसे डेमो दिखाए, और थर्ड स्टेप हो गया सेल्स मैट्रिक्स ले ली बेस्ड अपॉन द बायर्स जर्नी। तो सबसे पहले लीड से क्वालिफाइड लीड करना, फिर डेमो और उसके बाद सेल। अभी आपको ये देखना है कि क्या लीड ही कम आ रही है। जब लीड ही कम आ रही है तो उसका हम इलाज अलग करेंगे। लीड आ रही है लेकिन डेमो कम बुक हो रहे। जब लीड आ रही है तब डेमो क्यों कम बुक हो रहे हैं? अब जब डेमो बुक हो रहे हैं, लीड भी आ रही है, कस्टमर ही नहीं बन रहे। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि पहले केस में जैसे लीड ही कम आ रही है, लीड कम आती है तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। लीड आने के लिए थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स पर्सन जब वो होता है जो लीड लाता है, कि उसके लिए डर लगता है कॉल करना या कस्टमर का कॉल रिसीव करना, थोड़ा उस टाइप का पर्सनैलिटी लगता है जो इंट्रोवर्ट ना हो इतना। तो क्या वो सेल्स पर्सन कॉल करने से ही डर रहा है, या फिर उसको CRM यूज़ करना नहीं आता? ये भी हो सकता है। लीड ही कम आ रही है, पहले स्टेज पर हम एनालाइज कर रहे हैं। या तो वो प्रोडक्टिव ही नहीं है, एडमिन काम में लगा हुआ रहता है, मेन जो काम है सेल्स के वो छोड़ के जो दूसरे काम है उसी में लगा हुआ रहता है। या तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास मोटिवेशन नहीं है, जो नॉर्मल जो 50 घंटे काम करता है वीकली एम्प्लॉय और वो 30 घंटे दे रहा है। तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉय को इस सब पैरामीट्रिक्स पे बढ़ाना पड़ेगा। मोटिवेशन नहीं आ रहा तो मोटिवेशन दो, CRM यूज़ करने नहीं आ रहा तो CRM सिखाओ, एडमिन वर्क काम कर रहा है तो एडमिन वर्क बंद कर दो, मेन काम करवाओ, जिससे कि लीड आए डेमो के पास। अब जब लीड से डेमो बुक होगा तो लीड टू डेमो बुक ना होने का क्या रीज़न हो सकता है? डेमो बुक
ना होने का रीज़न हो सकता है लैक ऑफ पर्सनलाइज प्रोस्पेक्टिव। आपको एक सॉफ्टवेयर बेचना है, जैसे मैं जोहो सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, जोहो का CRM ले लो, हबस्पॉट का CRM ले लो, मेरे बिजनेस के लिए मुझे चाहिए, और वो डेमो बुक करने से पहले मेरे को बराबर इन्फॉर्मेशन उसने दी नहीं, मैं लीड क्वालिफाइड हो गया था, उसने मुझे कॉल किया, फॉलोअप किया, आई एम ओके, चलो हबस्पॉट मुझे चाहिए, लेकिन डेमो के लिए जब वो बोलता है तो बहुत ही जनरलाइज बोलता है, और मैं बोलूँ मेरे बिजनेस में फिट बैठेगा ही नहीं, तो मैं क्यों डेमो लूँ। उसने अगर मेरे को थोड़ा पर्सनलाइज बोला होता, मेरे बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है उसको उस तरीके से बोला होता, तो शायद हो सकता है कि मैं उसका डेमो बुक कर लूँ। तो ये यहाँ पे गड़बड़ है, पर्सनलाइज किसी को मैसेजिंग नहीं जा रही। अब लीड भी आ रही है, डेमो भी बुक हो रहा है, लेकिन कस्टमर ही नहीं बन रहा है। तो इसके मोस्टली 2 कारण हो सकते हैं, या तो जिसको तुम कस्टमर बना रहे हो वो अथॉरिटी नहीं है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है कस्टमर जो है आपका, तो इधर आपने गलत पर्सन को ही पकड़ा हुआ है, डिसीजन मेकर है ही नहीं वो। या दूसरा सवाल, इसका जवाब ये हो सकता है कि आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर रहे हो, लेने के बाद में वो तो कस्टमर तो ऐसे ही बोलेगा अभी चाहिए ही नहीं, आपने बोला ही नहीं कि अभी 80% डिस्काउंट चल रहा है, ये न्यू ईयर सेल है, ये 10 दिन तक का डिस्काउंट है, 6 घंटे के बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, आपके लिए स्पेशल ऑफर है। ये अर्जेंसी जब तक क्रिएट नहीं करोगे तब तक वो लेगा क्यों। तो आपके जो अपने प्रोसेस बनाया है सेल्स का, उसमें कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे नंबर्स कम आ रहे हैं, उस हिसाब से आप देखिए कि कहाँ पे जो ज़रूरत है चेंज करने की। आपको पहले आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा। अगर आप न्यू कंपनी हो तो आपका ऑब्जेक्टिव है कस्टमर बढ़ाना, अगर आप सेटल्ड कंपनी हो तो प्रॉफिट और कस्टमर बढ़ाना पे इक्वल फोकस है, अगर आप बहुत ही एस्टेब्लिश कंपनी हो तो कस्टमर बढ़ाना तो ठीक है, बट प्रॉफिट लॉस नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट जब आपको नए कस्टमर ही चाहिए रहते तब तो आप ज़्यादा फोकस करते हो कस्टमर बढ़ाने पे, भले ही वही कस्टमर के ऊपर थोड़ा खर्चा हो जाए। एक ऑब्जेक्टिव के साथ आप अगर काम करोगे तब आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई रेम्यूनरेशन कितना देना है सेल्स पर्सन को। ऑथर ने 3 स्ट्रेटेजीज बताई है। पहली स्ट्रेटेजी है द हंटिंग प्लान। इस केस में ऑथर, अच्छा सॉफ्टवेयर बिजनेस में होता है कि मंथली पैसा आता है, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, तो हर $2 पे, हर $1 पे $2 देंगे, और ये प्लान होता है मोस्टली स्टार्टअप्स के लिए जिनको कस्टमर चाहिए होते। तो बट इसमें ऑथर ने कंडीशन रखी होती है कि भाई 4 महीने बाद पैसे मिलेंगे, कि एटलीस्ट 4 महीने तक तो कस्टमर रहना चाहिए, भले कस्टमर चाहिए अभी प्रॉफिट का नहीं देख रहे, बट एटलीस्ट 4 महीने तक रहे, मंथली 4 मंथ तक पैसे आ जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी। दूसरा था कस्टमर सक्सेस प्लान। अब ये थोड़ा ऊपर आगे कि भाई कस्टमर तो चाहिए बट ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना चाहिए। तो इस केस में कमीशन क्या होगा सेल्स पर्सन का, इस केस में हम देखेंगे सेल्स पर्सन वाइज। अभी कोई सेल्स पर्सन जब सेल्स लाता है और वो कस्टमर 2 महीने में छोड़ के चला जाता है, अब कोई सेल्स पर्सन सेल्स लाता है और कस्टमर लाइफ टाइम तक रहता है, तो इन दोनों में से अच्छा सेल्स पर्सन कौन है, जो लाइफ टाइम तक कस्टमर को रखता है, तो इसको रिवॉर्ड भी वैसा मिलना चाहिए। तो अभी 3 पर्सन मेरे को कस्टमर लाते हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। अभी जो सेल्स पर्सन का चर्निंग रेट ज़्यादा होगा, अब चर्निंग रेट मेरे को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई 6 महीना या 1 साल या 2 साल किसको मैं चर्निंग ऑन एन एवरेज बोलूँगा कि एक कस्टमर 1 साल तक रहा तो ठीक है, 1 साल से ज़्यादा रहा तो ओके, 1 साल से कम रहा तो बैड, ये मैंने 1 साल डिसाइड कर लिया। अभी कुछ सेल्स पर्सन रहेंगे जो कस्टमर लाते ऑन एन एवरेज वो 1 साल के अंदर छोड़ के चले जाते, कुछ सेल्स पर्सन इतने होनहार रहेंगे जिनको जो कस्टमर लाते हैं वो 1-2 साल तक तो रहते ही है एटलीस्ट, तो इनका चर्निंग रेट जो है, जो लो लेवल जो सेल्स पर्सन है, लो स्किल, उनका ज़्यादा होगा, और जो 1-2 साल तक या जिससे भी ज़्यादा मेरे कस्टमर रहते हैं जो सेल्स पर्सन लेके आते हैं वैसे कस्टमर्स को, उनका चर्निंग रेट बहुत कम होगा। तो मैं जो अच्छे सेल्स पर्सन है उनको $4 पर मंथली रिकरिंग रेवेन्यू इस तरीके हिसाब दूंगा, और जो बार बार चर्न जिसका होते हैं कस्टमर्स उनको 2 दूंगा, और एवरेज 3। इस तरीके का सॉफ्टवेयर बिजनेस में चलता है, तो ऐसा ऑथर ने कहा है। और द कस्टमर कमिटमेंट प्लान, ये भी एक प्रोसेस है सेम एज हंटिंग प्लान। इसमें हंटिंग प्लान जैसा ही है, बट इसमें वो जो पैसा है कमीशन
वो करीबन पहले 50% पहले टाइम में मिल जाती है, 25% 6 महीने बाद और बाकी के 25% 1 साल बाद। मान लो अभी आपने एक सॉफ्टवेयर बेचा 5,000 रुपये का HubSpot का, आप HubSpot के सेल्स पर्सन हो। HubSpot आप बोले, HubSpot ने आपको मंथली आपने रिकरिंग रेवेन्यू कितना किया, जैसे 5,000 हर महीने देगा जैसे क्लाइंट, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, इसका मतलब ये, तो हर मंथ 5,000 देगा, तो अपने 5,000 वाला मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कर दिया। 5,000 में हर $1 पे 2 यानी कि 10,000 रुपया हो गया। 10,000 रुपये आपको 50% मिलेंगे अभी, 25% यानी कि 25,000, 10,000 का 25, 2,500 रुपये मिलेंगे 6 महीने बाद और 2,500 मिलेंगे 1 साल बाद। तो वो डेफर्ड कर देना, क्योंकि अगर कस्टमर 1 साल के अंदर छोड़ के चला गया तो फिर वो सेट कर दे। इसी के लिए आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करो। हो सकता है ये सब आपका बिजनेस से कोई रिलेटेड ही ना हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि उसका फीडबैक इमीडिएट हो। सेल्स किया, पता चलेगा सक्सेस फेलियर, पैसा आया कि नहीं आएगा। सिंपल हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आपके ऑब्जेक्टिव से अलाइन हो। आपका ऑब्जेक्टिव कस्टमर बढ़ाना है तो उस हिसाब से देना पड़ेगा उनको। आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई कस्टमर बढ़ाने का खर्चा कम करना है तो उस हिसाब से कम दे सकते हो आप। आपका ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर बने, वो ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए, तो उस हिसाब से दो। आपका ऑब्जेक्टिव है पहले कस्टमर को दुकान तक तो लेके आओ, तो उस टाइप का आप बना सकते हो। पहली जो लीड आती है, लीड आने के बाद मैं कौन से सेल्स पर्सन को हायर करूं। हो सकता है कॉलेज में एक टाइम पास कर रहा है कोई लड़का, इंटर्न, ऐसे ही उसने ई बुक डाउनलोड कर दी और मेरे पास लीड आ गई। अब मैं उसको, अगर मैं अपने टॉप सेल्स पर्सन को पास करूंगा तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई सीईओ बड़ी कंपनी का, उसने भी कोई ई बुक डाउनलोड की मेरे वेबसाइट से, वो लीड अगर मैं कोई ऐसे सेल्स पर्सन को ट्रांसफ़र करूँगा जो न्यू आया है, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। इसके लिए ऑथर ने क्या किया है कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि बायर जर्नी, यानी कि बायर कैसे खरीदता है, शुरुआत कैसे होती। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जो कि ऑथर ने भी लिया है कि सबसे पहले बायर के पास होता है प्रॉब्लम एजुकेशन, यानी कि प्रॉब्लम के बारे में उसको पता चलता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है मेरी, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट उसको सॉल्व करेगा या सर्विस सॉल्व करेगी। अब प्रॉब्लम पता चलने के बाद वो सॉल्यूशन को रिसर्च करता है, ये दूसरी चीज़ होगी जो बायर कर रहा है। अब रिसर्च करने के बाद वो सिलेक्ट करता है तीसरी चीज़, 1 2 3, पहले तो प्रॉब्लम एजुकेशन, फिर सॉल्यूशन रिसर्च और सॉल्यूशन सिलेक्शन। इस स्टेज पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके जो कस्टमर्स है वो बिजनेसेस है, तो 3 टाइप के बिजनेस में डिवाइड कर दिया ऑथर ने। तो पहला जो छोटे बिजनेसेस है, दूसरे मिड साइज और तीसरे एंटरप्राइजेस बड़े, डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर जो आप एस्टिमेट कर सकते हो। अब कोई छोटा बिजनेस जो है उसकी लीड आपको आ रही है, वो डिफरेंट है जो कोई बड़ा बिजनेस की लीड आ रही। तो HubSpot क्या करता है कि जब आप वेबसाइट में उसकी ई बुक डाउनलोड करते हो या कोई भी इंटरेक्शन करते हो, तो वहीं पे आप पूछ लेता है कि वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने बता दो, आपकी वेबसाइट क्या है बता दो, आप क्या सोशल मीडिया आपका हैंडल्स बता दो। वहीं से वो पता लगा देता है कि भाई ये कंपनी छोटी है, ये कंपनी बड़ी है, ये कंपनी बहुत बड़ी। जब उसको पता चल जाता है तो वो उस हिसाब से सेल्स पर्सन आपसे बात करेगा। आपने वहाँ पे जैसे 2 एम्प्लॉय डाल दिया, तो 2 एम्प्लॉय डालने पे आपको वैसे ही सेल्स पर्सन कॉल करेगा। वहीं आपने डाल दिया कि मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ है, तो आपको कॉल भी उस हिसाब से आएगा। जैसे कि छोटा बिजनेसमैन है लेकिन वो बायर जर्नी में लास्ट में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लीड हो जाती है। बिजनेसमैन भी छोटा है और वो प्रॉब्लम्स रिसर्च कर रहा है, एक ग्राफ में एकदम लो लेवल वाला, तो उसको नए वाले को दे देंगे। और इसमें ऑथर ने कॉल के रिगार्डिंग भी बोला है कि कितनी बार कॉल करना चाहिए। तो आप बार बार कॉल भी ना करें। ये देखो एक ग्राफ है जिसमें कि आप देख सकते हो कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉलिंग कितनी होनी चाहिए फॉलोअप की, क्योंकि आप एक कस्टमर को बार बार कॉल भी करोगे तो वो आपका ब्रांड रेपुटेशन ही ख़राब हो रहा है। मैं इस बुक को समराइज़ करूँ तो बस मैं यही कहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन इज़ द की टू सेल्स। जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे, जब आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स दोगे, तो ऑटोमेटिकली लीड जनरेट होगी। ये तुरंत नहीं होगी, धीरे धीरे, बट इससे जो लीड आएगी वो बहुत क्वालिटी लीड आएगी और इससे बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा आपका।
आप ये वीडियो उनसे शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।